गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक और नया टॉपिक जिसका नाम है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि आखिर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर क्या लिमिटेशन है। एक तो उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि फाइनेंशियल नंबर्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कंपनी के अंदर फाइनेंशियल नंबर्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये उसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर दिक्कत थी। और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का मेन प्रॉफिट क्या है, क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो उसका मेन टारगेट रहेगा कि प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म आप शॉर्ट टर्म तो टिक सकते हो बाज़ार में सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म रहना है तो उसको नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको नॉन फाइनेंशियल को परफॉर्मेंस मेजर्स यानी कि इसको अपन टेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए अपन को 4 इंडिकेटर्स दे रखे। पहले है बैलेंस स्कोर कार्ड, सेकेंड है परफॉर्मेंस पिरामिड, थर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म। इन चारों टॉपिक्स को अपन को पढ़ना रहेगा इस चैप्टर इसके अंदर, इस मेन टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, पर उससे पहले अपन जान लेते हैं इसका स्कोप क्या है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के। ठीक है, इनके 3 स्कोप बता रखे हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। पहले मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि इसमें अपन देखते हैं स्टाफ टर्नओवर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी जल्दी स्टाफ चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने एक स्टाफ को अपॉइंट करा है तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म आपके लिए काम करता है या बार बार शॉर्ट टाइम के अंदर ही वो आपको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट टाइम में स्टाफ चला जाएगा तो फिर नया स्टाफ अपॉइंट होगा, फिर उसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो वो एक मैनेजमेंट के लिए एक्सपेंस। एब्सेंट रेट, कितने टाइम वो लॉन्ग लीव्स आपका ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है या नहीं करता है। ठीक है, क्या वो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, सेकंड स्कोप क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की सर्विस की कितनी अच्छी क्वालिटी है। जैसे आप अमेज़ोन पे देख सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये उससे कस्टमर की नीड्स फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड है ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, अब ब्रांड अवेयरनेस जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुका है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बिक जाएगा। ठीक है, अब ब्रांड की वैल्यू अपन मेज़र तो कर नहीं सकते, पर उसकी वजह से सेल्स अपनी बढ़ रही है। ठीक है, एंड कंपनी प्रोफाइल, कंपनी का जितना अच्छा नाम होगा, ठीक है, जैसे कि एप्पल कंपनी, उस बेसिस पर भी कई बार लोग कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, तब इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन जो अपना पहला इंडिकेटर है उसका नाम है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। आखिर होता क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड, सबसे पहले ही अपन ये समझ लेते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड यानी कि स्कोर कार्ड का मतलब होता है रिजल्ट्स। ठीक है, और ऐसा रिजल्ट जो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड यानी कि 2 सेंस में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पर। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 2 स्टूडेंट है। ठीक है, एक जो दोनों स्टूडेंट सीए बन गए। ठीक है, एक की आई ऑल इंडिया रैंक 50। ठीक है, पर उसने आर्टिकलशिप ये डमी करी और उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और एक बी स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, उसने रेगुलर आर्टिकलशिप करी, उसको सब आता है, इनकम टैक्स कैसे होता है, परफॉर्म ऑडिट कैसे होता है, ये सब एक्सेल का नॉलेज है। ठीक है, तब आपको बोला जाए कि कौन से स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, तो आप बी स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स नहीं देखे। अगर आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया होता, ठीक है, EIR एंड फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आप ए स्टूडेंट को सिलेक्ट करते, पर आपको नॉन फाइनेंशियल डेटा भी दिया तो हमने बी वाले को सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग फेज में वो लॉस में चल रही है, शुरू के 5 साल, कोई भी स्टार्टअप होता है तो वो शुरू के ईयर्स में, इनिशियल स्टेज में वो लॉस में ही चलता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो भी उसके स्टार्टअप में आप देखोगे तो कई बार वैल्यूशन आई होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कस्टमर रीच अच्छा होता है, उनका इंटरनल बिजनेस अच्छा होता है। ठीक है,
कस्टमर रीच, जैसे कि आप इसका फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देख सकते हो। ये फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है जो इनिशियल स्टेज में लॉस में थी, फिर भी उसका वैल्यूएशन आई था क्योंकि उसका कस्टमर रीच बहुत अच्छा था, बार बार लोग ऑर्डर करते थे उस साइट से और उनका इंटरनल बिजनेस भी अच्छा था। ठीक है, जैसे कि किसी कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो सेल्स रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो ये मेन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ अपन दो चीज़ें देखते हैं, बैलेंस्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अब इसमें 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं होता है इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड में। एक अपन देखते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, सेकंड अपन देखते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, थर्ड अपन देखते हैं इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव की वजह से, थर्ड होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, फाइनेंशियल में अपन क्या देखते हैं इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स, वही फाइनेंशियल डेटा। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या देखते हैं, हाउ डू कस्टमर व्यू अस, यानी कि अपन ये इंडिकेटर भी देखते हैं नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, उसी का ही पार्ट है ये बैलेंस स्कोर कार्ड के। ये 4 पार्ट्स है। ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो फाइनेंशियल में तो अपन सिर्फ ये नंबर्स देखते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव में क्या देखते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी हो रहा है, ऑन साइट हो रहा है, सेल सपोर्ट क्या है, डिफेक्ट पर ऑर्डर कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फ्री शिपमेंट्स। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में अपन देखते हैं कि अपना एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, हम किस फील्ड में मतलब एक्सपर्ट हैं। जैसे कि कई चीज़ों में टोल फ्री कस्टमर नंबर भी दिया जाता है, उनके लिए हेल्पलाइंस दे रखे हैं। ठीक है, तो वो कहीं प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में देखते हैं अगर अपन एम्प्लॉय पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो वो उतना अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को अल्टीमेटली लास्ट में जो बॉस होगा कंपनी का, वो तो क्लाइंट्स के साथ बात करेगा नहीं, जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा वही क्लाइंट्स के साथ बात करेगा। तो बड़ी कंपनी में आप देखोगे कि वहाँ पीपल को भी ट्रेनिंग दी जाती है, ज़्यादा उन पर लैक्स में खर्चा होता है ताकि उनको वो क्लाइंट से जब बात करें, ठीक है, तो वो डील ले सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं और ये बैलेंस स्कोर कार्ड बनता कैसे है ये भी अपन समझ लेते हैं। पर उससे पहले एक टेबल और अपन पढ़ लेते हैं। तो टेबल में बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको 4 पार्ट्स बता दिए थे बैलेंस स्कोर कार्ड में। ठीक है, फाइनेंशियल में अपन देखते हैं ROI, सेल्स, कस्टमर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, कस्टमर रिटेंशन। इंटरनल पर्सपेक्टिव में अपन देखते हैं इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइम डिलीवरी एंड रिडक्शन इन टाइम स्पेंट ऑन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। लर्निंग एंड इनोवेशन में एक्सपेंशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड एडिशन आइटम्स। ठीक है, तो ये सिर्फ तो थ्योरी थी। अब अपन देखते हैं इसी बेसिस पर अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 9.48 पर आप आ सकते हैं, उसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले अपन 7 सॉल्व करेंगे, 6 बाद में करेंगे। ठीक है, 7 में क्या दे रखा है, बी स्टेल्स इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड हैव स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट्स। These plants manufacture value-added products covering the entire steel value chain, right from coal mining to manufacturing pig iron billets, HR coils, black pipe, GL pipe, cable, tablets, etc., conforming to international standards. The rock-solid foundation combined with non-stop upgradation and innovation has enabled Beast Steels to surpass its goals constantly. इतना आप अगली बार पढ़ोगे नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कोई भी काम की नहीं है, ये सिर्फ स्टोरी दे रखी है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, इट्स विजन एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ आर बैलेंसिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल इक्वलिटी वाइल केयरिंग फॉर द प्लेनेट। ये लाइन भी काम की नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है बैलेंस स्कोर कार्ड का प्रैक्टिकल। इट इज़ preparing its balance scorecard for the year 23-24. It has identified the following specific objectives for the following 4 perspectives. ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तब अपन को इसको कैटेगराइज करना है, कौन सा फाइनेंशियल है। ये यहाँ टेबल दे रखी है, कौन सा फाइनेंशियल में आएगा, कौन सा कस्टमर में आएगा, कौन सा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आएगा, कौन सा लर्निंग एंड ग्रोथ में आएगा। ठीक है, फिर उस हिसाब से ही अपन को दे रखे हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7। इसमें अपन को जैसे कि 4 पार्ट्स में कौन सा किस में आएगा ये अपन को देखना है। फाइनेंशियल में कौन सा आएगा, कस्टमर के हिसाब से कौन सा आएगा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में कौन सा आएगा और लर्निंग एंड ग्रोथ में कौन सा आएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब अपन को इन सबको बताना है कौन सा किस में आएगा। जैसे कि सबसे पहले अपन देखते हैं फाइनेंशियल में मैंने आपको बता रखा है नंबर से रिलेटेड आता है। जैसे कि ग्रॉस मार्जिन हो गया, तो इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन ये फाइनेंशियल में आएगा। और कौन सा लग रहा है नंबर से रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओ प्रोडक्ट लाइन, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ आएगी फाइनेंशियल में। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो। उसके बाद आता है कस्टमर में अपन ने देखा था कस्टमर से रिलेटेड डेटा आएगा इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो इसमें अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स। उसके बाद एक अपन को दे रखा है कस्टमर रिटेंशन, तो इसको अपन लिखेंगे कस्टमर रिटेंशन कस्टमर में। और उसके बाद आता है लर्निंग एंड ग्रोथ में अपन क्या लिखते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कई कंपनी एम्प्लॉय पर ट्रेन भी करती है। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, तो एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एक का आप लिख सकते हो। और क्या है एम्प्लॉय से इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, तो एक आप लिख सकते हो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल। अब जो बचा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में, यानी कि जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हो गई, पोस्ट सेल सर्विस, आप इसमें लिख सकते हो इंक्रीज प्लांट सेफ्टी। ठीक है, प्लांट की सेफ्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आएगा। और टोटल आइटम्स है 6 और 2 7 8, तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ 8 आइटम्स को अपन ने कैटेगराइज कर दिया। या अगर किसी में आपको डाउट है तो आप इसको लर्न कर सकते हो, अदरवाइज़ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से यही सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब क्या दे रखा है, 20 टेल्स हैज़ कलेक्टेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स achieving its specific objectives. The KPIs and the corresponding data collected for the year 23-24 are as follows. आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे रखा है, आपको गोल ये था, आपने एक्चुअल ये अचीव करा है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम नंबर ऑफ डेज। अब आपको ये सोचना है कि ये चीज़ कहाँ पर आएगी। ठीक है, एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम, तो रिप्लेसमेंट कहाँ होगा, पोस्ट सेल सर्विस में ही होता है। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस में ही आता है रिप्लेसमेंट। और इसको दे रखा है नंबर ऑफ डेज में, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो आपका गोल था, आप यहाँ लिख सकते हो गोल, और एक्चुअल ये था। अब आपने अचीव करा या नहीं करा है उसको इधर कर देना। ठीक है, तो ये आपका गोल था कितना 2 और 1.5। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट आपका गोल था कि 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, पर आपने एक्चुअल में 1.5 डेज में रिप्लेस करके दे दिया, तो हमने अपना गोल को अचीव कर लिया, तो इसको टिक कर दो। ठीक है, उसके बाद से ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ परसेंटेज, तो ऐसे ही सेम लिख दो 15 और 16, यानी कि आपने गोल था 15, आपने एक्चुअल अचीव कर लिया आपका गोल। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इधर आएंगे 15,000 16,000, एक्चुअल ज़्यादा है तो आपने गोल को अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ़ प्लांट एक्सीडेंट्स का आएंगे प्लांट सेफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ है 0 और 2। ठीक है, एक्चुअल में यानी कि एक्सीडेंट आपका टारगेट तो बिल्कुल नहीं होंगे पर हो गए, तो आपने गोल अचीव नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर्स, ये आता है कस्टमर रिटेंशन में आएगा। रिपीट कस्टमर्स 83 एंड 81, दोनों चीज़ें परसेंटेज में एक्चुअल कम है, तो आपने गोल अचीव नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है को प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट लाइन। ठीक है, ये कहाँ आएगा, ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में आएगा 5% 4.4%, एक्चुअल कम है तो आपने अचीव नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, तो ये कहाँ आएगा एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अपने पास आएगा एम्प्लॉय मोरल के अंदर। ठीक है, 2% एंड 3%। ठीक है, तो यानी कि आपका टारगेट था कम लोग आपका टारगेट गोल था कि 2% लोग ही छोड़ के जाएंगे 100 में से, पर ज़्यादा 3 लोग छोड़ के चले गए, तो आपका गोल अचीव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद है सेटिस्फेक्शन रेट, यही बचा सेटिस्फेक्शन में ही आएगा। अब इसमें बता रहा है कि 1 to 5
1 का मतलब है मोस्ट सेटिस्फाइड है वो लोग अपने। आपका गोल था 1 मोस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए, पर एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा हो गया 1.2, यानी कि इसमें दे रखा है 1 वाला सबसे अच्छा है, 5 वाला 5 की तरफ जाएगा तो वो बेकार होता जाएगा, तो ये भी आप अचीव नहीं कर पाए। तो 1 2 3 4 5 चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी टेबल को बोलते हैं बैलेंस स्कोर का टेबल। ठीक है, यही आपसे पूछा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व करा है। इसको आप सजेस्टेड आंसर्स में देख सकते हो। इसी टेबल को अपन बोलते हैं बैलेंस स्कोर का टेबल। ठीक है, वही अपन ने बनाई है, अपन को इतना ज़्यादा डिटेल में बनानी नहीं है, मेन चीज़ें अपन ने लिख ली। ठीक है, बाकी इधर पूरी टेबल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी को ही अपन ने शॉर्ट में बनाया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। तो आज अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसके अंदर क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड टेलीकॉम लिमिटेड इज़ अ लीडिंग सेलुलर service provider with a global presence. It aims to be the most innovative and trusted telecom company in the world. To achieve this aim, it is constantly working on its overall functioning. It is trying to adopt the best management practices in the world. Following is some information related to company's performance for a particular period. आपको क्या करना है, वही बैलेंस स्कोर का टेबल बनानी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक होता है फाइनेंशियल। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 9.26 पर फाइनेंशियल अपन किसी उसके बाद अपन लिखते हैं कस्टमर, उसके बाद इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, उसके बाद अपन लिखते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, उस हिसाब से अपन सबको डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का आएगा फाइनेंशियल में आता है, क्या क्या फाइनेंशियल में आते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, वही जीपी है। ठीक है, उसके बाद एक और क्या आ सकता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, तो रेवेन्यू भी फाइनेंशियल में ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कस्टमर के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो आ जाएगा लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कस्टमर बचान डिजॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट्स, तो ये अपने पास आ जाएगा कंज्यूमर कंप्लेंट्स आ जाएगा कस्टमर के अंदर। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, उसमें अपन देखेंगे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, वही मैंने आपको बता रखा है कैसे बनता है। एक तरफ अपन लिखते हैं गोल एक्चुअल और अचीव हुआ है या नहीं हुआ है आपका गोल। ठीक है, आपका गोल कितना था, यानी कि टारगेट आपको दे रखा है। ठीक है, रिड्यूस इट टू 50%। ठीक है, बेस ईयर दे रखा है करंट ईयर यानी कि एक्चुअल में इतना हुआ, तो एक्चुअल अपन सब लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एक्चुअल में हुआ 60%, रेवेन्यू हुआ 225, कंज्यूमर कंप्लेंट्स हुए 27,500, कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, वो एक्चुअल में हुआ 280, और ये हुआ 10% ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये गोल आपको डायरेक्टली आपका गोल यानी कि टारगेट होता है। ठीक है, टारगेट आपका बेस ईयर यानी कि लास्ट ईयर के हिसाब से हमने करंट ईयर के स्टार्टिंग में टारगेट सेट करा था, रिड्यूस इट टू 50%। लास्ट ईयर आपका 54% था, आपने टारगेट किया था, गोल बनाया था कि इस साल आप अचीव करोगे 50%, पर एक्चुअल में हुआ 60%। ऑपरेटिंग रेशियो को आप रिड्यूस करना चाहते थे, ये तो बढ़ा हुआ है, तो हमने गोल अचीव नहीं किया है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो आप इसको रिड्यूस करना चाहते थे। रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू आप चाहते थे 250 होना चाहिए, आपका गोल इतना था। ठीक है, पर एक्चुअल में हुआ इतना, तो ये गोल अचीव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर कंप्लेंट्स। कंज्यूमर कंप्लेंट्स आप चाहते थे वो रिड्यूस हो जाए 20%, बेस ईयर लास्ट ईयर में इतनी थी, उसके हिसाब से आपने टारगेट सेट करा था, तो 25,000 का 20% आप इतना रिड्यूस करना चाहते थे, 5,000 रिड्यूस करना चाहते थे, यानी कि आप चाहते थे आपका गोल था 20,000 ही रहे, पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप, वो आप चाहते थे वो 250 हो जाए, तो ये आपने अचीव कर लिया। कस्टमर से रिलेशनशिप यानी कि आपके कस्टमर ज़्यादा ही बने। ठीक है, तो वो आपने गोल अचीव करा है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग। ठीक है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एटलीस्ट 15% होना चाहिए था, आपका गोल था, आपने 10% ही अचीव करा, तो यानी कि आपने यहाँ बैलेंस स्कोर कार्ड देख सकते हो, आपने सिर्फ एक चीज़ ही अचीव करी है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसके आगे का अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।